नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव यशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है विकिरण एवं द्रव की दैव प्रकृति। इसमें दोस्तों हम लोग लेक्चर 11.5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 11.6 के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि v विभवांतर से त्वरित किए गए क्यों कूलाम आवेश वाले आवेशित कण के साथ संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान निम्नलिखित होता है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि अगर हम किसी आवेशित कण को, आवेशित कण बोल रहे हैं तो समझ जाइएगा उसमें कुछ ना कुछ आवेश होगा। अब चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो धनावेशित कण कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ऋणावेशित कण कहलाएगा। किंतु दोस्तों देखिए, आप जब आवेश Q को v वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं तो होगा क्या, आप उसको मतलब वो कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर पाएगा, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी आवेश Q को v वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं तो उसके द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा का मान K बराबर QV होता है। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि गतिज ऊर्जा और किसी भी कण के द्रव्यमान में संबंध होता है K = ½ mv²। इक्वेशन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने स्मॉल v जो लिखा है वो कण का वेग है और कैपिटल V जो लिखा है वो क्या है, वो विभवांतर है, जिस विभवांतर से हमने उसको त्वरित किया है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही समीकरण क्या बता रही है, उस कण की गतिज ऊर्जा बता रही है। ठीक है, तो जब ये दोनों ही समीकरण एक ही कण की गतिज ऊर्जा बता रही है तो दोनों बराबर होनी चाहिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे। ये समीकरण 1 व 2 की तुलना करिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया ½ mv² = qv। यहां से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं mv² = 2qv। ठीक है, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, m²v² = 2mqv। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आपको पता है दोस्तों m × v मिलके क्या बनता है, m × v मिलके कण का संवेग बन जाएगा। तो यहाँ तो m²v² है, मतलब ये संवेग p का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं विदाउट एनी ब्रैकेट। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं p² = ये हो जाएगा 2mqv। ठीक है, यहां से p की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, √ में 2mqv। ठीक है, अच्छा ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों आपको पता है कि किसी भी कण के साथ संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, λ = h/p। आप इसको पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, λ = h और p की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, कितना, 2mqv। ठीक है, तो ये तो दोस्तों वो फॉर्मूला ड्राइव हो गया जो आपको सिद्ध करना था। आपको सिद्ध करना था कि अगर किसी q कूलाम आवेश वाले किसी कण को v वोल्ट, कैपिटल V वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं तो उसके साथ संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान h λ = h/√में 2mqv के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब इसी में एक स्पेशल केस लगा दीजिए। सपोज करिए अगर वो कण, जिस कण की बात हो रही है q कूलाम वाला कण, अगर वो कण आपका इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा, इसमें ये फॉर्मूला लिमिटेड हो जाएगा किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, हम लोग इस स्पेशल केस में इलेक्ट्रॉन को क्यों ले रहे हैं ये भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, वो ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उसमें कण जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √ भी लेना है, कैलकुलेशन आपकी टफ हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी काफी टिपिकल है, 9.1 × 10⁻³ और √ वाला काम आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो क्यों ना हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए पहले से ही फॉर्मूला बना ले, और जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करके उसकी गतिज ऊर्जा पूछी जाएगी तो हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अलग से हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर ले रहे हैं ताकि वहां पे हमारा समय बचेगा। ठीक है, ओके। अब दोस्तों इसको जो रिजल्ट आया तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 बोल दिया था, यही सिद्ध करना था और यहां तक हो गया। ठीक है, अब यदि आवेशित कण हमारा इलेक्ट्रॉन होगा तब क्या होगा, यदि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होंगे तब क्या होगा दोस्तों, भाई क्यों क्या था, इस समीकरण में क्यों क्या था, कण का आवेश। अगर हमारा आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है तो आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो जाएगा, यानी Q = स्मॉल e हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपका आवेशित कण एक इलेक्ट्रॉन है तो आवेश Q का मान जो है वो इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर हो जाएगा। अच्छा, और एक और चीज, m मतलब कण का द्रव्यमान, और कण का द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.1 × 10⁻⁻31। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 4, लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है 6.6 × 10⁻34, ठीक है, और अंडर रूट में 2, m की वैल्यू कितनी है 9.1 × 10⁻31, ठीक है, और q मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, और दोस्तों v तो हमें पता नहीं है तो कोई बात नहीं, v को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब जब आप इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा बराबर आता है 12.27 अपॉन में अंडर रूट v, ठीक है, और ये पूरा जवाब जो होगा वो आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं तो उसके द्वारा या उसके साथ संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान लैम्डा बराबर 12.27 यानी 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम होती है, ये तरंगदैर्ध्य का मान है। अब समझिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया है तो v की जगह 100 रखेंगे। जैसे ही आपने v की जगह 100 रखा, क्या होगा, अंडर रूट में 100 है तो बाहर निकलेगा 10 से भाग कर दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा 12.27 में 10 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, सिंपल है, बस काम खत्म। अब देखिए, तो यहां से कितना आसान हो गया। और दोस्तों जो आपको ज्यादातर वैल्यू दी जाती है, ठीक है, जब आपसे यही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा, बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, तो आप v का मान एक ऐसा मान देगा जो अंडर रूट के पूरा बाहर आ जाएगा, मतलब जो है पूर्ण वर्ग होगा और अंडर रूट लेने पर वो पूरा बाहर आ जाएगा, ऐसी वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका समय बचेगा, ठीक है, और आपको आसानी होगी, ठीक। चलिए, तो दोस्तों इसलिए हमने ये वाला स्पेशल केस लगाया था और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात कर ली कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैपिटल V विभवांतर से त्वरित करेंगे तो उसके द्वारा उसके साथ संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक है। पहला टॉपिक तो ये है कि हमें अगर हम बात करें कि हमें जब, देखिए दोस्तों, आपने चैप्टर नंबर 10 में एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, वो पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, दो चीजें पढ़ी थी। तो जो सूक्ष्मदर्शी होती है वो करती क्या है, पास स्थित छोटी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाती है। अगर आपके पास कोई वस्तु रखी है, वो इतनी छोटी है कि आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके आपको वस्तु आसानी से दिख जाएगी, लेकिन इसमें भी कंडीशंस है। आपको पता है सूक्ष्मदर्शी हमने कई प्रकार की होती है और हमने दो प्रकार की पढ़ी है, कौन कौन सी, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है वो एक प्रकार का उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस की सहायता से भी हम लोग छोटी वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन अगर वस्तु बहुत छोटी है और उत्तल लेंस के द्वारा, जिसे हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, भाई सरल सूक्ष्मदर्शी क्या था, एक उत्तल लेंस ही तो था, छोटी फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस, ठीक है। तो अगर हम किसी वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी से भी ना देख सके तो फिर हम लगाते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अगर वो वस्तु सपोज करिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी ना दिखाई दे रही हो तो फिर उससे भी ज्यादा ताकतवर सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर वस्तु बहुत ज्यादा छोटी है, कोई भी सूक्ष्मदर्शी से आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, तब लास्ट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करने पर हमें छोटी से भी छोटी वस्तुएं क्यों दिखाई पड़ जाती है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है, क्यों, ठीक है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन को जब आप त्वरित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर उनके साथ जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य संबंधित हो जाती है उसका मान कितना होता है 12.27 अपॉन में अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा, ठीक। चलिए, अगर मान लीजिए
ठीक है। अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसी एक ऐसे केस के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कोई भी माइक्रोस्कोप, कोई भी सूक्ष्मदर्शी है, वो वस्तु को, कितनी छोटी वस्तु को कितना अच्छा, कितना स्पष्ट और अलग अलग प्रतिबिंब बना सकती है, ये बात हम लोग किस चीज से नापते हैं? विभेदन क्षमता से, ठीक है। आपको बताया गया था दोस्तों, दो चीजें होती है, विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता, ठीक है। चलिए, विभेदन क्षमता क्या होती है? कहते हैं किसी सूक्ष्मदर्शी या किसी भी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, क्योंकि दोस्तों विभेदन क्षमता दूरदर्शी की भी होती है, सूक्ष्मदर्शी की भी होती है, तो यहाँ पे केवल सूक्ष्मदर्शी का नाम लेना सही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा दो समीप स्थित वस्तुओं का अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को हम लोग प्रकाशिक यंत्र की क्या बोलते हैं? विभेदन क्षमता बोलते हैं, ठीक है। समीप स्थित दो वस्तुओं का अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। और विभेदन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1D/1.22 लैम्डा। और दोस्तों यहां से आप ये चीज लिख सकते हैं और देख भी सकते हैं कि अगर यहां से देखा जाए तो विभेदन क्षमता जो होती है ना, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या किसी भी प्रकाशिक यंत्र की जो विभेदन क्षमता होती है वो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब यहां से सारा खेल शुरू होता है, ठीक है। अगर आप सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश की जगह पे इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों हमें पता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पुंज के साथ संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान अत्यंत सूक्ष्म होगा, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर से भी त्वरित करेंगे तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा? अगर आप V बराबर 100 रखते हैं, सपोज करिए आपने V बराबर 100 वोल्ट रखा, जब आप 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर रहे हो तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान देखिए कितना आया, कितना छोटा आ रहा है, 1.227, ठीक है। तो जब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इतनी छोटी है तो आप समझ लीजिए लैम्डा जितना ज्यादा होगा उतना विभेदन क्षमता कम होगी, और विभेदन क्षमता जितनी कम होगी वो उपकरण उतना ही बेकार होगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर हम सूक्ष्मदर्शी में या प्रकाशिक यंत्र में कोई ऐसा प्रकाश यूज करे या कोई ऐसी तरंग यूज करे जिसकी तरंगदैर्घ्य जो है वो काफी कम है, तब उसकी विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग करने से क्या होता है, उनके साथ संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान अत्यंत सूक्ष्म होता है, और जब लैम्डा का मान सूक्ष्म होगा, लैम्डा का मान जितना कम होगा विभेदन क्षमता उतनी ज्यादा होगी, और जब किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता जितनी ज्यादा होती है वो प्रकाशिक यंत्र उतना ही अधिक अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता ज्यादा होती है क्योंकि हम उसमें इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग करने से उसकी विभेदन क्षमता बढ़ती है, और विभेदन क्षमता बढ़ जाने के कारण ही हम उससे या उसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को भी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, ये प्रश्न वाइवा में पूछा जा सकता है। और अब लास्ट टॉपिक बचा है छोटा सा, देखिए डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि हम अगर किसी भी कण को अत्यंत उच्च वेग के साथ गतिमान कराएं, ठीक है, अगर कोई भी कण अत्यंत उच्च वेग के साथ गति करता है, मतलब उसका वेग लगभग बराबर हो जाए प्रकाश के वेग के, तब क्या होगा, उस कण के साथ एक तरंग संबंधित हो जाएगी, एक तरंग जुड़ जाएगी, जिसे हम लोग बोलेंगे डी ब्रोगली तरंग, डी ब्रोगली तरंग, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये तरंग, ये वाला कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट सही है या नहीं, इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए दो साइंटिस्ट आए थे, डेविसन और जर्मर, ठीक है। तो डेविसन और जर्मर ने क्या किया कि इस बात को चेक किया कि डी ब्रोगली ने जो कहा था क्या वो सही है, क्या ऐसा सच में होता है कि अगर कोई कण प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग के साथ गति करता है तो उसके साथ कोई तरंग जुड़ जाए जिसे हम डी ब्रोगली तरंग कहेंगे, क्या ये पूरा डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट सही है भी कि नहीं। तो इसको समझने के लिए उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। क्या किया, इलेक्ट्रॉन पुंज गिराई। इलेक्ट्रॉन पुंज आप समझते हैं, इलेक्ट्रॉन पुंज मतलब इलेक्ट्रॉनों से बनी हुई एक किरण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पुंज जैसे आपने केमिस्ट्री में कैथोड किरण पढ़ी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन पुंज ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पुंज कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, ठीक है। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को किसी
टारगेट, किसी एक लक्ष्य, किसी धातु, जैसे कि कोई निकिल ले लीजिए, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉन पुंज को किसी धातु पे, जैसे किसी निकिल के टुकड़े पे जब आप आपतित कराते हैं, तो डेविसन और जर्मर ने देखा कि इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन हो रहा है। फिर ये बात सामने आई कि भाई विवर्तन तो केवल तरंगों का होता है, ठीक है, बात सही है, विवर्तन केवल किसका होता है? तरंगों का होता है, क्योंकि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण ये तीनों किसके गुण हैं? ये तरंगों के गुण हैं। विवर्तन कभी भी ठोस पदार्थों में नहीं होगा, ना व्यतिकरण ठोस में होगा, ना ही ध्रुवण ठोस में होगा। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण केवल तरंगों में होता है। और यहाँ तो कुछ अलग ही काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पुंज क्या है? एक तरंग है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग ना होती तो उसका विवर्तन कभी भी ना होता। तो यहां से जो बात निकल के आई, जो निष्कर्ष निकल कर आया, वो ये आया कि इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, तभी तो उसका विवर्तन हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है तो ये तो कुछ अलग ही बात पता चली। भाई इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में कण है, लेकिन जब वो अत्यंत तीव्र वेग से चल रहा है तो उसका विवर्तन भी हो रहा है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन अत्यंत तीव्र वेग से चलेगा तो वो तरंग की तरह व्यवहार करेगा, और सामान्य अवस्था में वो कण तो पहले से ही था। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अगर किसी कण को बहुत तीव्र वेग से गति कराइए तो उसके साथ एक तरंग जुड़ जाती है, जिसे हम लोग डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। तो इसके बाद डेविसन और जर्मर ने इस बात को प्रमाणित किया कि हाँ, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। अगर किसी कण को, किसी भी कण को आप अत्यंत तीव्र वेग के साथ गति कराएंगे तो उसके साथ एक तरंग जुड़ जाएगी, या फिर यूं कह लीजिए वो तरंग की तरह व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। और इसी तरंग को हम लोग डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, और उस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसे हम लोग डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये लास्ट टॉपिक जो हमारा था, ठीक है, डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग, ये भी खत्म हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।